अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर खालिद महमूद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। तो बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर से, और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। यानी कि आज हम ये पढ़ेंगे कि अगर हम किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं तो उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से उस क्लोज सरफेस में से कितनी लाइंस पास करेंगी, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा उस सरफेस में उस चार्ज की वजह से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें एक सरफेस मैंने ली है, क्लोज सरफेस, और सफ़ेर की फॉर्म में। ये सर्कल नहीं है, ये ज़रा ख्याल रखिएगा, सर्कल नहीं है, ये सफ़ेर है। जैसे बॉल नहीं होता 3D में, ठीक है, तो ये सफ़ेर है। इस सफ़ेर के अंदर हमने ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से हमें पता है कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती हैं। तो अब इससे कितनी लाइंस जो हैं निकल रही हैं, और इस क्लोज सरफेस में से कितनी लाइनें पास हो रही हैं, ये हमने आज पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। और ये वाला फार्मूला तब वैलिड होता है अगर आपके पास सरफेस एरिया फ्लैट हो, बिल्कुल फ्लैट, जैसे आप ये व्हाइट बोर्ड बिल्कुल फ्लैट हो। बट हेयर इन दिस केस हमने क्योंकि सफेयर लिया हुआ है, तो सफेयर में तो आप देखें ये तो सारा एक कर्व पाथ बन रहा है ना। तो जब तक जो सरफेस एरिया आपका कर्व रहेगा, हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकेंगे और पूरे इस सफेयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट नहीं हो सकेगा। सो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस सफेयर को हम छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लेंगे, लार्ज नंबर ऑफ पैचेस में, छोटे छोटे साइज के बहुत सारे पैचेस बना लेंगे। वो पैचेस बनाने का मकसद क्या होगा कि अब हर एक जो एरिया है वो एक फ्लैट एलिमेंट बन जाए, ताकि हम ये वाला फार्मूला लगाकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर लें। जैसे देखें, हम अगर ये पूरी लाइन लगाते हैं तो हमें ये एक कर्व नजर आ रहा है। अगर इसका हम कुछ पोर्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक इतना सा पोर्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आप देखें ये बिल्कुल आपके पास एक सीधी लाइन है। ठीक है, तो हमने क्या सिनेरियो थोड़ा चेंज कर दिया है, पाथ वही था मगर हमने उसके छोटे से एक छोटा एक पैच बना लिया है कि अब इसमें आपको कर्व पाथ नहीं बल्कि एक सीधी लाइन नजर आ रही है। तो बिल्कुल इसी तरह हमने ये जो पूरा सफेयर है इसको बहुत सारे पैचेस में डिवाइड कर दिया है, जिसमें हर पैच का जो वेक्टर एरिया है ये देखें, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, सो ऑन डेल्टा AN। और हर इस वेक्टर एरिया में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो E1, E2, E3, E4 सो ऑन En तक है। ठीक है, तो अब क्योंकि हमने इस पूरे स्फीयर का फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो हमने इस पूरे स्फीयर के बहुत सारे पैचेस बना लिए हैं। हम क्या करेंगे, इन सारे पैचेस का वन बाय वन फ्लक्स निकालेंगे, और उनको निकालने के बाद जब हम उनको सम कर देंगे, उनको एडअप कर देंगे, तो वो सारे पैचेस मिलकर हमें पूरे इस स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स देंगे। तो देखें, लाइक जैसे ये फर्स्ट पैच है, तो फर्स्ट पैच का अगर मैं फ्लक्स लिखना चाहूँ तो E1 वेक्टर डॉट डेल्टा A वेक्टर। ठीक है, इस तरह अगर सेकंड के लिए लिखना चाहूँगा तो E2 डेल्टा A2, थर्ड का भी इसी तरह करते करते आप nth पैच तक चले जाएंगे, और En वेक्टर डॉट डेल्टा AN वेक्टर। ठीक है, यानी कि हमने सारे पैचेस का फ्लक्स वन बाय वन लिख लिया है। अब अगर टोटल फ्लक्स चाहिए हमें इस क्लोज स्फीयर का, तो हम क्या करेंगे, इन सारे पैचेस का फ्लक्स सम करके लिख देंगे। तो ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, टोटल फ्लक्स जो है ये φ1, φ2, φ3 सो ऑन इसके इक्वल है। ठीक है, अब हमारे पास φ1 की वैल्यू वो इधर डाल दें, φ2 की वैल्यू इधर डाल दें, φ3 की वैल्यू इधर डाल दें, φn की वैल्यू डाल दें। ठीक हो गया जी। अब हमें पता है कि ये स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को जब हम खोलेंगे तो इसके साथ कॉस थीटा आएगा, एंगल आएगा। बट हमें कैसे पता चलेगा कि थीटा एंगल की वैल्यू यहाँ पर क्या है? तो आप देखें, जितने भी हमने स्फीयर के ऊपर पैच बनाए हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से लाइनें किधर जा रही हैं, आउटवर्ड।
और जो ऊपर हमने इसके पैच बनाए हुए हैं उन में से हर एक का जो वेक्टर एरिया किधर होगा, उस सरफेस के नॉर्मल बाहर की तरफ। तो यानी कि आप देखें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया हर पैच में सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया सारे पैचेस में से सेम है, तो हम कहेंगे एंगल इनमें क्या बनेगा, जीरो। अब यही एंगल सब में आप बारी बारी डॉट प्रोडक्ट को खोलें और सब में लगा दें, तो E1 डेल्टा A1 cos 0, E2 डेल्टा A2 cos 0, सो ऑन अप टू n, ठीक है। अब क्या होगा, cos 0 हमें पता है 1 के बराबर, तो आप cos 0 की वैल्यू जो है सारी 1 देख के ये लिखेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी E1 डेल्टा A1, E2 डेल्टा A2, सो ऑन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। आपको पता है कि चार्ज हमने रखा हुआ है सेंटर पर और ये पूरा सफेयर है, तो जितने भी हमने पैच बनाए थे ना उस सफेयर के ऊपर, वो उस सेंटर वाले चार्ज से बराबर डिस्टेंस पर हैं। तो अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है सारे पैचेस में जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो भी सेम रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q ओवर R स्क्वायर के इक्वल है। तो अब अगर R चेंज नहीं हो रहा, फासला चेंज नहीं हो रहा, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है ऑल द पैचेस आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज Q, so magnitude of electric intensity through all the patches will be same। तो अब अगर सेम है तो फिर ये 1 2 3 4 ये कहते नहीं, हम कह देते हैं सिंपल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है सारे पैचेस में क्या है, E के इक्वल है, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 में जहां पर आपको E1 E2 E3 या E4 नजर आ रहा है, वहां पर आप सिंपली क्या पुट कर देंगे, E, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो सारे पैचेस में सेम है। तो जब ये लिखा, अब यहां से आप देखें E आपके पास कॉमन आ जाएगा, बाकी डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 सो ऑन, ओके। अब आपको पता है ये जो डेल्टा A1 डेल्टा A2 ये तो हमने छोटे छोटे पैचेस लिए, तो उनके एरियाज है ना। तो अगर इन सारे पैचेस के हम एरियाज को ऐड करते हैं तो हमारे पास पूरे सफेयर का एरिया नहीं आ जाएगा। तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो सारा है डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 सो ऑन, ये टोटल एरिया है उस सफेयर का जिसके अंदर हमने चार्ज को रखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये इक्वेशन जो 2 है वो हम उसको लिख देंगे E एज इट इज, और ये सारा क्या बन गया, एरिया ऑफ सफेयर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देखें दो चीजें आ गई हैं, एक E और एक एरिया ऑफ सफेयर जी। तो हमारे पास जो यहाँ पर E है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये हमें पता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर है, और जो एरिया ऑफ स्फीयर है वो हमारे पास होता है 4 पाई R स्क्वायर। अब ये E और एरिया ऑफ स्फीयर दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन 3 में पुट कर दें तो E की जगह पर E की ये वैल्यू आ जाएगी और एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह पे 4 पाई R स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखें 4 पाई से कट गया, R स्क्वायर से कट गया, बाकी आपके पास इक्वेशन आ रही है 5E इज इक्वल टू Q ओवर E नॉट। तो यहां से हमें क्या पता चला कि किसी भी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होता है वो Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। अब वो जो शेप है वो स्फेरिकल भी हो सकती है, कोई और भी क्लोज शेप हो सकती है, जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज सेम एज द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, कि किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स वही होगा जो स्फीयर का आया, ये हमारे सामने, ठीक है। अब यहां से आपके सामने डायग्राम है, तो देखें अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है क्लोज सरफेस का, देखें ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये लाइंस निकाल रहा है, फर्ज करें 100 लाइंस निकाल रहा है। तो अगर हम इसको एक सफेयर में रख दें या एक इस तरह की एक शेप में रख दें या हम इस तरह स्क्वायर में रख दें, तो क्या ये शेप चेंज करने से क्या ये जो पॉइंट चार्ज है इसकी लाइंस पर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी लाइंस इस पॉइंट चार्ज से निकलनी है वो निकल के रहनी है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना क्लोज सरफेस का, वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है कि चार्ज कौन सा है, अंदर कितनी वैल्यू वाला चार्ज पड़ा हुआ है, और मीडियम, ठीक है। इन दोनों चीजों पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस डिपेंड। बेटा इस क्वेश्चन को आपने मिक्स नहीं करना, क्योंकि इससे पीछे आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो भी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड। तो
तो अगर क्लोज सरफेस कह देगा तो फिर आपने यही फैक्टर बनाने हैं। अगर वो क्लोज का वर्ड नहीं मेंशन करता तो फिर आपने वही जो फाई ई ए कॉस थीटा ई पर ए पर और थीटा पर डिपेंड करता है, तो इस चीज का ख्याल रखना है। तो शेप या ज्योमेट्री पर फ्लक्स डिपेंड नहीं करता, वो शेप या ज्योमेट्री छोटा है बड़ा है किस शेप का, इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उसको। और ये देखें वही मैंने लिखा हुआ है कि जितना अंदर आपने उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज आपने ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है, इसका मतलब है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ज्यादा लाइंस निकलेंगी, फ्लक्स ज्यादा होगा। और अगर मीडियम आप कोई डाल दें, कोई इसमें बेंजीन डाल देते हैं, कोई लिक्विड डाल देते हैं, तो वो जो लिक्विड होगा वो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा। यानी कि मीडियम जो है अगर आपने अदर देन वैक्यूम और एयर रखा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पहले से कम हो जाता है। तो ये था बेटा आपका आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं।